Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in AVST, Government PG College, Barmer. Today we will start our new topic, that is measures of central tendency यानी statistical averages या सांख्यिकीय माध्यों के बारे में आज हम जो है अध्ययन प्रारंभ करेंगे। संख्यात्मक तथ्यों यानी डेटा जिसे हम कहते हैं कि विशाल समूहों की जटिलता को कम करने के उद्देश्य से उन्हें संक्षिप्त, बोधगम्य, सरल तथा तुलनीय बनाने के लिए वर्गीकरण और सारणीयन विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशंस के मेथड्स जो है वो हम यूज़ में लेते हैं, जो इससे पहले हमने स्टडी किए थे। किंतु सांख्यिकीय विश्लेषण की ये प्रारंभिक रीतियाँ संख्यात्मक तथ्यों की समस्त महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालने में असमर्थ रहती है। सांख्यिकीय विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य विशाल समंकों को संक्षिप्त तथा उपयोगी एवं तुलनीय बनाना है और इस कार्य के लिए समंक माला में निहित केंद्रीय प्रवृत्ति का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय और उसकी परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम अध्ययन करेंगे। एक समंक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय उस समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से है, जिसे मापा जा सके, और इस प्रवृत्ति के माप को ही माध्य कहते हैं। यानी ऐसा मूल्य जो श्रेणी के लगभग सेंटर में स्थित हो और उसके आसपास अन्य सभी मूल्यों का जमाव होने के चांसेस रहते हैं, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य कहा जाता है। अब क्रॉक्सटन और काउडेन ने इसे जो परिभाषित किया है, उनके अनुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसे मूल्य से है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंक श्रेणी के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण ही माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमें अगर एक क्लास के टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं और उन 60 स्टूडेंट्स के अगर इंडिविजुअली नंबर्स अगर या उनका रिज़ल्ट बताने के लिए कहा जाए तो ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सभी का रिज़ल्ट याद रख सकें। और यदि हम उस रिज़ल्ट को क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, यानी कि अगर हम उन 60 विद्यार्थियों के रिज़ल्ट के बेसिस पर क्लास का एवरेज रिज़ल्ट कैलकुलेट करें तो उसको याद रखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और उस एवरेज रिज़ल्ट के चारों तरफ जो है वो दूसरे सभी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट जो है वो केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के उद्देश्य एवं कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके उद्देश्य और कार्य जो है वो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। यानी जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था उसमें 60 स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमने रिज़ल्ट को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी एवरेज बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी। यदि हम दो क्लासेस के रिज़ल्ट को कंपेयर करना चाहें तो उसमें इंडिविजुअली बच्चे के रिज़ल्ट को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, और यदि हम दोनों क्लासेस के रिज़ल्ट का एवरेज कैलकुलेट करें तो हम ये बताने की पोजीशन में होंगे कि कौन सी क्लास कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है। थर्ड है समूह का प्रतिनिधित्व, यानी इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप, यानी पूरी क्लास के जो है बच्चों के रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट करता है कि ये इस क्लास का एवरेज रिज़ल्ट है। नेक्स्ट, फोर्थ इज अंक गणितीय क्रियाएं, यानी इसके बेसिस पर हम जो है वो अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जैसे हमने एवरेज रिज़ल्ट निकाला तो हम ये जस्टिफाई करेंगे कि इस क्लास का रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा है या मीडियम है या कंपैरेटिवली काफ़ी लो है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये स्टडी हम जो है वो इनके बेसिस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है भावी योजनाओं का
आधार, यानी फ्यूचर के लिए प्लानिंग हमको कैसे करनी है, यानी रेमेडियल क्लासेस लगानी है या और कौन से एफर्ट्स हमको काम में लेने हैं, तो इसके लिए जो है ये बेस का काम करता है। नेक्स्ट है पारस्परिक संबंध, यानी दो क्लासेस के रिजल्ट या दो अलग अलग जो है कैलकुलेशंस में पारस्परिक क्या को रिलेशन है उसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के आधार पर समझा जा सकता है। अब आदर्श माध्य के आवश्यक लक्षण, यानी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एवरेजेस, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो आदर्श माध्य माना जाए। तो फर्स्ट इसमें है रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि। तो आदर्श माध्य जो है वो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि क्लास के रिजल्ट्स जो है वो तो 40% से 60% के बीच में वेराई करते हैं, जबकि हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो 65%, यानी कि जो इस ग्रुप का है ही नहीं। तो ये चीज़ गलत होगी। तो हमारा जो माध्य है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सेकंड, स्पष्ट एवं स्थिर होना चाहिए, यानी अगर एक रिजल्ट को एक पर्सन कैलकुलेट करे और उसी रिजल्ट को अगर दूसरा पर्सन कैलकुलेट करे तो उनमें अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वो स्थिर होना चाहिए। थर्ड है निश्चित निर्धारण, यानी आदर्श माध्य जो है उसका निर्धारण निश्चित होना चाहिए, यानी वो एक फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन कोई भी करे सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ है सरलता व शीघ्रता। तो आदर्श माध्य का कैलकुलेशन जो है इजी होना चाहिए और कंपैरेटिवली जल्दी हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ है परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव, यानी अगर किसी एक डिजिट में परिवर्तन होता है या एक पर्सन के डेटा में परिवर्तन होता है तो उसका ग्रुप पर इफेक्ट कम होना चाहिए। तो ये आदर्श जो है माध्य की विशेषता है। नेक्स्ट है निरपेक्ष संख्या, यह रिजल्ट जो है वो निरपेक्ष संख्या के रूप में होना चाहिए, इस पर सापेक्षिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बीजगणितीय एवं अंकगणितीय विधियों का प्रभाव। तो इस पर जो है अंकगणितीय और बीजगणितीय विधियों के आधार पर अगर हम अदर कैलकुलेशंस करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है इसमें वो मतलब सेम आना चाहिए। नेक्स्ट है माध्य का आधार, यानी किसी भी माध्य की कैलकुलेशन करने के लिए एक आइडियल जो है मेजर्स उसको बेस माना जाता है। नेक्स्ट है श्रेणी के मूल्यों पर आधारित, यानी वो जो कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं तो एक आदर्श माध्य में जो की गई कैलकुलेशन है वो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोटल क्लास के 60 स्टूडेंट का रिजल्ट निकालने के लिए हमने सिर्फ 15 स्टूडेंट का रिजल्ट ही देखा और उसके बेस पे 60 का रिजल्ट हमने बता दिया, तो वो गलत होगा। यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अब सांख्यिकीय माध्यों के विविध प्रकार, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, यानी एवरेजेस जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनको हम किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। तो सांख्यिकी में मुख्यतः निम्न माध्यों का प्रयोग होता है। तो इसे हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसकी फर्स्ट कैटेगरी जो है वह है स्थिति संबंधी माध्य, यानी एवरेजेस ऑफ पोजीशन, जो कि पोजीशन बेस पे डिपेंड करती है, यानी कि उस पर्टिकुलर नंबर की उस पूरी सीरीज़ में स्थिति क्या है। इसमें 2 प्रकार के माध्य होते हैं। फर्स्ट है भूयिष्ठक या बहुलक, जिसे हम मोड भी कहते हैं, और सेकंड मध्य का, यानी मीडियन। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी जो है वह है गणित संबंधी माध्य, यानी मैथमेटिकल एवरेजेस। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक एवरेज ऑफ मीन, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि क्लास का एवरेज रिजल्ट निकालने के लिए, तो उसके लिए हम समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। सेकंड है गुणोत्तर माध्य, यानी ज्योमेट्रिक मीन। तो ये मेनली जो है जनसंख्या वृद्धि आदि कैलकुलेशन करने में या चक्रवृद्धि ब्याज आदि की गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड आता है हरात्मक माध्य, यानी हार्मोनिक मीन। इसका प्रयोग जो है वह दूरी, समय, चाल आदि से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। और इसमें फोर्थ कैटेगरी जो आती है वह है द्विघातीय या वर्गीकरण माध्य, जिसे हम कंपोजिट एवरेजेस कहते हैं।
नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस, यानी जो हम थर्ड कैटेगरी इसकी देते हैं वो है व्यापारिक माध्य यानी बिजनेस एवरेजेस। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट टाइप है इसमें चल माध्य यानी मूविंग एवरेज, यानी जो एवरेज आगे से आगे मूव करता जाता है। जैसे 4 ईयरली एवरेज हमको लेना है या 3 ईयरली हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो भी हमको सीरीज दे रखी है उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को टोटल करके 3 का डिवाइड किया उसको, तो देन हमको 3 ईयरली एवरेज मिल गया। फिर देन हम फर्स्ट को छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट फोर्थ को ऐड करेंगे। इट मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 3 का पेयर बनाएंगे डिवाइडेड बाय 3। देन नेक्स्ट सेकंड को छोड़ देंगे और उसके बाद में फिफ्थ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो मूविंग एवरेज आगे से आगे चलता रहता है। इसमें सेकंड कैटेगरी है प्रगामी माध्य यानी प्रोग्रेसिव एवरेज। ये एवरेज आगे से आगे प्रोग्रेस करता है। इट मीन्स फर्स्ट हम 1 का एवरेज लेंगे, सेकंड स्टेप पे हम 2 डेटा का एवरेज लेंगे, थर्ड स्टेप पे 3 डेटा का एवरेज लेंगे। तो इस तरह से ये जो है वो प्रोग्रेसिव एवरेज कैलकुलेट होता है। एंड नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस पार्ट इज सग्रंथित माध्य यानी कंपोजिट एवरेज। थैंक यू।